मॉर्निंग बच्चों। कल वाले लेक्चर में क्या कर रहे थे? कल वाले लेक्चर में रिंग पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये रिंग थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चन आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिंग पर। ऐसा हमने क्या बताया था कि एक ऐसा रिंग है जो पूरी तरह से चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिया था हमने, ठीक है। आप या तो बोल दो कि पूरे का चार्ज Q है, या ऐसा बोल दो कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो चार्ज Q है वो एक्चुअल में कितना होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 पाई r, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी वैल्यूज याद रख सकते हो। r इसका रेडियस होगा। अब इसके एक्सिस पर हमने क्या किया था, ये इसका एक्सिस होगा, इसके एक्सिस पे हमें क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इसके एक्सिस पर, इसका एक्सिस कैसा है, रिंग इमेजिन करो, ये रिंग इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रिंग रखा हुआ है। इसके एक्सिस पे फील्ड आप इधर भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके एक्सिस पे फील्ड आप इधर भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, x दूरी पर एक पॉइंट लिया है, x दूरी पर एक पॉइंट लिया था, पॉइंट P, जहां पर फील्ड का वैल्यू कितना आया था, फील्ड का वैल्यू आया था, देखो तुमको डेरिवेशंस मैंने कुछ डेरिवेशंस कराए हैं, तुमको डेरिवेशंस याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमको डेरिवेशंस नहीं भी याद रहता है ना, तो ये जो वैल्यूज है, जो फील्ड के वैल्यूज है, वो फार्मूलाज तुमको याद रखना है। फार्मूलाज याद रखना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का वैल्यू आया था K Q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, या इसी को मैंने ऐसा भी लिखा था K Q के प्लेस में 2 पाई r टाइम्स ऑफ लैम्डा इनटू x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस तरह से हमने क्या किया था, पॉइंट P पर फील्ड कैलकुलेट किया था। अब ये जो x दूरी है ना, वो इसके सेंटर से आप x दूरी यहाँ पे चले जाओ, या सेंटर से x दूरी आप यहाँ पे चले जाओ, दोनों जगह आपको फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो अब मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो फील्ड है, यहाँ पर फील्ड 0 है, और इंफिनिटी, जब आप टेंडिंग टू इंफिनिटी चले जाते हो, यहाँ पर भी फील्ड 0 है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा, फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फील्ड का ग्राफ अगर x के रिस्पेक्ट में बनाते हैं ना, तो ऐसा ग्राफ बनता है, फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, मैक्सिमम आता है, और फिर क्या होगा, फाइनली 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे ना, ये किसका ग्राफ बना रहे हैं, x वर्सेस इंटेंसिटी, x वर्सेस फील्ड के इंटेंसिटी का ग्राफ अगर आप बनाओगे, तो विद इंक्रीजिंग x, पहले फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर ये मैक्सिमम आया था। मैक्सिमम कहां पर आया था, फॉर x इक्वल्स टू r/2, ये डिस्टेंस जो है वो r डिवाइडेड बाय √2 आया था क्या, फॉर x इक्वल्स टू r/√2, ये कल वाले क्लास में मैंने डेरिवेशन किया है, फॉर x इक्वल्स टू r/√2 फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आया था, ठीक है। तो मैंने फील्ड का वैल्यू लिखा दिया। अब ये मेरे पास रिंग जो रखा हुआ, रिंग ऐसे रखा हुआ, इस रिंग के कारण उस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस उस तरह था, या उस डायरेक्शन में ये रिंग था, पॉइंट P अगर इधर होता, इस साइड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ होते, या इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होता। अगर यही रिंग के कारण पॉइंट P यहां पर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होते क्या, मतलब अगर P इस पॉइंट पर है तो फील्ड का डायरेक्शन i कैप है, और अगर फील्ड इस तरफ है तो फील्ड का डायरेक्शन माइनस i कैप होता गया। तो एक्चुअल में जो इसका कंप्लीट डायग्राम होता इंटेंसिटी वर्सेस x का, वो कुछ तो ऐसा होगा, जैसा फील्ड वहां पर है वैसा ही फील्ड यहां पर भी दिखाएंगे, माइनस r/√2 पर। अब बोलोगे सर यहाँ पर आपने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है क्या। तो ये मैंने जो ब्लू से बनाया है ना, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये एक्चुअल में क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस फील्ड का ग्राफ है। ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन क्या है, एक्चुअल में फील्ड इंटेंसिटी और x का ग्राफ है, ठीक है। ये एक्चुअल में ब्लू लाइन जो मैंने बनाया है, ये ब्लू लाइन, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं, मैं इसको थोड़ा ग्राफिंग कर देता हूं। ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे बना रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ है। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मैंने
फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव रखा है, क्यों? क्योंकि ये x के पॉजिटिव में है। यहाँ पर फील्ड का वैल्यू नेगेटिव रखा है, क्यों? क्योंकि वो x के नेगेटिव में है। और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि r/√2 पर फील्ड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। देखो क्वेश्चंस तो कुछ भी हो सकते हैं, मैं बार-बार एसएचएम की कांसेप्ट यूज कर रहा हूं, और अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो भी एसएचएम का ही होगा। एसएचएम का बेसिक कांसेप्ट बहुत ही आसान है। पहले क्या करना होता है, पहले अपने को ढूंढना होता है इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन। एक बार इक्विलिब्रियम फोर्स रिलेशन मिल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं उसका स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया जाता है मीन पोजीशन से। अब मीन पोजीशन से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जैसे ही तुमने उसको मीन पोजीशन से स्लाइड डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद ढूंढते हैं एक्स्ट्रा फोर्स। अब एक बार अगर एक्स्ट्रा फोर्स मिल गया, एक बार अगर एक्स्ट्रा फोर्स मिल गया तो हम क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर देते हैं। अब मास इनटू एक्सेलरेशन को ही क्या करेंगे, जब सिंपलीफाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला, एक बार ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, मतलब क्या है, टाइम पीरियड का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें क्वेश्चन कैसा होगा वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में मेरे पास एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग है जिसमें क्या है, q अमाउंट का चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक रिंग था ऐसा जिसमें q अमाउंट का चार्ज हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। अब इसके सेंटर पर अगर एक रिंग होता है तो रिंग के सेंटर पर, एग्जैक्टली सेंटर पे फील्ड कितना होता है, जीरो होता है ना। हर जगह से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एग्जैक्टली सेंटर पे फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मैंने सेंटर पे क्या रखा है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है -q जिसका मास कितना है, m गिवन, ऐसे रखा हुआ। अब अगर ये -q चार्ज जिसका मास m है वो अगर सेंटर पे रखा हुआ तो इस पर अभी कितना नेट फोर्स लग रहा है। सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक, अब मुझे फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या जानते हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखते हैं क्या। इसका मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उसमें से टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा ना। ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर किसी भी रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है तो वहां पर टेस्ट चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई कर दोगे उस पोजीशन के फील्ड के स्ट्रेंथ से। ऐसा मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि ये जो -q चार्ज सेंटर पे रखा है वहां पे कितना फोर्स लग रहा है -q चार्ज पर, तो -q चार्ज पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पर जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है। ये बात समझ में आ रहा है। अब पूछा गया है कि इसका ऑसिलेशन होना है, मतलब अगर टाइम पीरियड पूछा गया मतलब डेफिनेटली ऑसिलेशन होना है। तो ऑसिलेशन कैसे होगा, क्यों होगा वो समझते हैं। मान लो ये जो -q चार्ज है, ये जो -q चार्ज है मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया है कितने अमाउंट से, कुछ तो x अमाउंट से मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो -q चार्ज है उसको डिस्प्लेस करने वाला हूँ। कुछ तो x अमाउंट से मैंने क्या किया, -q चार्ज को डिस्प्लेस किया। अब एकदम ध्यान से समझना, ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण यहाँ पर जब मैं फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर जब फील्ड का स्ट्रेंथ लिखते हैं तो ये इसके एक्सिस पे एक पॉइंट हो गया ना, एक्सिस पे x दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ये पॉइंट है P, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखते थे वो क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऐसा ही कुछ लिखते थे क्या, हाँ या ना। अब P पॉइंट पर, अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे पता है, P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज कितना रखा है ये भी मुझे पता है, तो P पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अगर मैं नेट फोर्स ऑन Q लिखूं, फोर्स ऑन -q चार्ज, ये जो -q चार्ज है इस पे अगर मैं फोर्स लिखूं, अब अगर ये फोर्स, अगर ये चार्ज नेगेटिव है, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगा क्या। फोर्स ऑन -q का डायरेक्शन जो होगा वो फील्ड के डायरेक्शन से जस्ट ऑपोजिट होगा। ये सब बातें आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रीजन पे गिवन है और तुमने वहां पर पॉजिटिव चार्ज लाके रखा
तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर तुमने पॉइंट पी पर नेगेटिव चार्ज लाके रखा है तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स डेवलप होता है वो जस्ट ऑपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, जो फोर्स डेवलप होगा वो इधर होगा। अब ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया था। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इसको वापस से इसके मीन पोजीशन पे लाएगा क्या। अब जब ये इसको वापस से यहाँ लेके आएगा, यहाँ से यहाँ लाते वक्त जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यहाँ से यहाँ तक फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होता चला जाएगा क्या। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या है, जीरो हो रहा है। यहाँ से यहाँ आने पर फोर्स अगर जीरो हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इस पॉइंट पर जीरो हो गया होगा। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो ये एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब यहाँ पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, उसके कारण ये और फर्दर जाएगा। अब ये और फर्दर जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, अब फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये रुक जाएगा, तो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा आगे। तो ये बेसिक एसएचएम का क्या है, एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे एसएचएम के। अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम ये वाला जो पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है उसी को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे अगर आप फोर्स रिलेशन लिखोगे तो मीन पोजीशन पे तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं, स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो x का इसको मैंने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब x के स्लाइड डिस्प्लेसमेंट करने पर जो भी नेट फोर्स जनरेट होता है वही तो कैलकुलेट करते हैं ना। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स ऑन माइनस q चार्ज लिखूंगा तो यही तो नेट फोर्स जनरेट हो रहा है। नेट फोर्स जो जनरेट होगा, अच्छा अगर ये x का जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन क्या करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव मानेंगे और इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मानेंगे। तो जो फोर्स जनरेट हुआ है वो नेगेटिव में होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, k कैपिटल Q इनटू ये जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, स्मॉल q। अब अगर मैं फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिख रहा, वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिख रहा, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो चार्जेस को उसके प्लस माइनस के नेचर के साथ नहीं रखना होता है। जब भी आप वेक्टर इक्वेशन में फोर्सेस लिखते हो तभी तो चार्जेस को आप प्लस माइनस के साथ रखते हो ना। ये बात याद रखना है अपने को, मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पर भी मैं फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ। अब अगर मुझे को फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैं चार्जेस के सिर्फ मैग्नीट्यूड रखूंगा, उसका प्लस माइनस का नेचर नहीं रख रहा। अब ये माइनस क्यों लगाया था सर, ये माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। अब फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन का, इसलिए क्या करें, नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? छोटी छोटी बातें हैं, ये कंफ्यूजन रह जाती हैं। k q स्मॉल q into x divided by r square plus x square to the power 3/2 लिख सकते हैं क्या ऐसा? हाँ या ना? ये मैंने क्या कर दिया, फोर्स का इक्वेशन लिख दिया। जो भी इस पॉइंट पर नेट फोर्स लगा था, माइनस क्यों लिखा, कैपिटल Q यहाँ पर क्या है, स्मॉल q क्या है, ये सब समझ में आना चाहिए। अब इसको F equals to minus of k into x के ऑर्डर का फोर्स दिखाना है आपको। कैसे दिखाएंगे? हमने ये बोला है कि मैंने इसको स्लाइड डिस्प्लेसमेंट दिया है। स्लाइड डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब होता है कि इसके रेडियस के सामने ये x जो होगा वो बहुत छोटा होगा क्या? अगर रेडियस के सामने x बहुत छोटा है तो r स्क्वायर के सामने x का और ही ज्यादा छोटा होगा, तो ये x स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं ना। अब कोई बोलेगा सर ये x को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, तुम ऐसा समझो 1 plus 0.0001, तो 1 plus 0.001 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.001 थोड़ी नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये x स्क्वायर नेगलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो फोर्स का इक्वेशन बच रहा है, फोर्स ऑन माइनस q चार्ज, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k q स्मॉल q r q x, ऐसा कुछ बन गया क्या? अब जो भी नेट फोर्स होता है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से रिप्लेस करते हैं। तो मास, जो भी चार्ज का मास कितना है, स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ k q स्मॉल q r q इनटू x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस m वाले टर्म को अगर मैं नीचे लाके रख दूं तो माइनस k q m r q x, एक्सेलरेशन और x के साथ ये जो लगा होता है ये वाला टर्म तो ओमेगा स्क्वायर होता है ना। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है k q m r q। ये अगर ओमेगा स्क्वायर है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ
MIQ डिवाइडेड बाय KQ स्मॉल q, ये टाइम पीरियड का वैल्यू। आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसको आसान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह के इस पैटर्न के क्वेश्चन में बहुत सारे कर लिए हैं। आपको फिजिक्स में क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन के पैटर्न्स आते जाएंगे ना, वो आपको याद करते जाना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न होते जाएंगे वो धीरे धीरे आप इतना प्रैक्टिस कर लेना चाहिए आपको कि वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाए। रब करते हैं इसको।